हेलो बच्चों, हम पढ़े थे थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने पढ़ा था वर्क और वर्क का इसके लिए 4 केस बना के पढ़े थे। तो नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है अपनी इंटरनल एनर्जी। अब देखो इंटरनल एनर्जी क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, कोई भी सिस्टम है उसमें जो भी मैटर है आपका, मैटर में स्टोर्ड एनर्जी का नाम क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी होता है, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और स्टेट फंक्शन होता है, ठीक है। और जो भी मैटर है उसके अंदर जो स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी है वो बहुत सारी एनर्जी है, उनका सम होता है। यानी आप ये भी कह सकते हो इंटरनल एनर्जी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, इसलिए हम जनरली इंटरनल एनर्जी इसके लिए डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हुआ? लिखेंगे इंटरनल एनर्जी इज या इंटरनल एनर्जी क्या होगी, लिखेंगे इंटरनल या एनर्जी स्टोर्ड इन मैटर ऑफ ए सिस्टम, लिखेंगे एनर्जी stored in matter of a system। एनर्जी स्टोर्ड इन मैटर ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम है उसके मैटर में स्टोर्ड एनर्जी, उसका नाम क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी होता है, ये क्या होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी अमाउंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। साथ में ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था, स्टेट फंक्शन। और बेटा इंटरनल एनर्जी है वो मैनी एनर्जीज का कंट्रीब्यूशन होता है, जिसमें बाइंडिंग एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, और रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी हो सकती है, बहुत सारी एनर्जी इनका सम होती है। तो लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इन इंटरनल एनर्जी, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनी एनर्जीज, बहुत सारी एनर्जी इनका कंट्रीब्यूशन होता है। देखो इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी, ई वाइब्रेशनल, रोटेशनल के कारण हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकती है, या बाइंडिंग एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो सकती है, बहुत सारी एनर्जी हो सकती है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा लास्ट में, यानी बहुत सारी एनर्जी इनका सबका सम होती है। ठीक है, आगे देखो, फिर आपको ये बताया इंटरनल एनर्जी इन बहुत सारी एनर्जी का सम होता है, इसलिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी cannot be determined, that's why difference is considered, इसलिए डिफरेंस है उसको कंसिडर करते हैं। और डिफरेंस में क्या होगा, डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस E1, ये होगा। और वही सेम चीज है यहां पर, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तब तो प्रोसेस कौन सी होगी, एंडोथर्मिक, और इसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो प्रोसेस कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो बेटा आपको ये बताया कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन मैटर ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम है उसमें जो भी स्टोर्ड मैटर है उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो होती है इंटरनल एनर्जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, स्टेट फंक्शन होता है, ये मैनी एनर्जीज का कंट्रीब्यूशन होती है, जैसे वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, बाइंडिंग, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेट्रा, जो किसके बराबर होती है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती क्योंकि बहुत सारी एनर्जी है। ठीक है, इसलिए इसका डिफरेंस कंसीडर करते हो, डिफरेंस में वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो एंडोथर्मिक और नेगेटिव आती है तो एक्सोथर्मिक, नोट कर लीजिए। साथ में ये बता देते हैं इंटरनल एनर्जी है डिपेंड्स ऑन फिजिकल एंड केमिकल स्टेट, टेम्परेचर एंड प्रेशर या अमाउंट ऑफ मैटर, इन सब पे डिपेंड करती है। ठीक है, रियल गैस के लिए, अगर आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस टाइप से डिपेंड करती है बताएंगे, नोट कर लिया, लिखेंगे। देखो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फिजिकल
स्टेट, केमिकल स्टेट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ मैटर, इन सब पे डिपेंड करती है। लिखेंगे इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन, इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फिजिकल एंड केमिकल स्टेट, फिजिकल एंड केमिकल स्टेट, कॉमा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, प्रेशर, अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मैटर, लेकिन किसके लिए? फॉर रियल गैस, रियल गैस के लिए। बेटा रियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी है वो सभी पे डिपेंड करेगी, फिजिकल स्टेट क्या है उसकी, केमिकल स्टेट क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर कितना है, प्रेशर, टेम्परेचर, सब पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर आइडियल गैस के लिए बात करें तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। फॉर आइडियल गैस, फॉर आइडियल गैस इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी only depends on टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और बेटा टेम्परेचर पे डिपेंडेंस होती है, E इक्वल टू होता है 3/2 RT फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल आइडियल गैस। 1 मोल आइडियल गैस के लिए बात करें तो E इक्वल टू क्या होगा? 3/2 RT, यानी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। ये लिख सकते हैं, एक से ज्यादा मोल हो तो 3/2 nRT लिख दो, ठीक है। ये मोलर के लिए बात करें, 1 मोल के लिए तो 3/2 RT। या फिर ये लिख सकते हो डेल्टा E अपॉन डेल P, कांस्टेंट प्रेशर पे, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर पे E और P में बात करें तो ये वाली वैल्यू कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैल्यू कितनी आएगी? 0 फॉर आइडियल गैस के लिए। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? 0। ये लिख सकते हो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डेल्टा E अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी कितना होगा? 0, लेकिन ओनली फॉर आइडियल गैस, ओनली फॉर आइडियल गैस। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आएगा? आइडियल गैस के लिए, ठीक है। साथ में बेटा एक बात और बता देते हैं आपको कि यहां पर इस वाली कंडीशन में अगर हम बात करें कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस से टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है, तो वहां पर डेल्टा E की वैल्यू कितनी होगी? 0 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो डेल्टा E है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी विल बी कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये था इंटरनल एनर्जी। इसके बाद भी हम पढ़ेंगे एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? कोई भी आपने एक सिस्टम लिया, मान लो कि ये रूम में एक सिस्टम है, इसमें जो भी गैस भर रही है, इसमें स्टोर्ड एनर्जी का नाम क्या होगा? इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अगर वो यहां पर देखेंगे ये गैस कौन सी रियल गैस है, तो किस पे डिपेंड करेगी? क्या इसकी स्टेट है, कितनी अमाउंट है, इन सब पे डिपेंड करेगी। लेकिन अगर आइडियल गैस लिया जाता है, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। इट मींस आपकी इंटरनल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। इसके बाद में हमें पढ़ना है एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी में क्या होता है? पूरे सिस्टम है उसकी एनर्जी है, उसको बोल देते हैं एंथैल्पी। मैटर में स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी? इंटरनल एनर्जी। और होल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, उसको बोल देते हैं एंथैल्पी। टोटल एनर्जी कैसे होगा? इंटरनल एनर्जी तो है, उसके साथ में जो भी आपने वर्क किया, पीवी वर्क आप कर रहे हो, तो उसके कारण भी जो एनर्जी आएगी उसको भी ऐड कर दोगे। नोट कीजिएगा इसको। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम एंथैल्पी, इसी का नाम होता है हीट कंटेंट, जिसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, थर्ड पॉइंट लिखेंगे एंथैल्पी या हीट कंटेंट। एंथैल्पी या फिर इसी को हम बोल देते हैं हीट
कंटेंट, कैपिटल एच इससे रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब देखो हीट कंटेंट क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है, टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन ए सिस्टम, उसका नाम होगा एंथैल्पी। मेटर में स्टोर्ड एनर्जी कौन सी होगी, इंटरनल एनर्जी, एंड टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन ए सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी। लिखेंगे टोटल स्टोर्ड एनर्जी, टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन ए सिस्टम इज नॉन एज एंथैल्पी और हीट कंटेंट। तो बेटा एंथैल्पी हीट कंटेंट क्या होगा, टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन ए सिस्टम इज नॉन एज एंथैल्पी और हीट कंटेंट। तो टोटल एंथैल्पी, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगा, एच किसके इक्वल होगा, इंटरनल एनर्जी तो उस मैटर में रहेगी, साथ में जो भी कोई पीवी वर्क होगा उसके इक्वल, उसका सम होगा, ये होगा। तो बेटा टोटल सिस्टम में उसकी एनर्जी किसकी इक्वल होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी, और पीवी वर्क के कारण जो भी एनर्जी आती है इन दोनों का सम होगा तो टोटल एनर्जी होगी। अब देखो यहाँ पे, तो यहां से बेटा मैं ये लिख सकता हूं H2 माइनस H1, डिफरेंस देखोगे तो H2 माइनस H1, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंस। H2 माइनस H1 इक्वल टू क्या लिखोगे, E2 माइनस E1 प्लस ये क्या होगा, P2 V2 माइनस P1 V1, ये डिफरेंस होगा। H2 माइनस H1 क्या लिख सकते हो आप, डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा E प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, ये लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे अप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहां पे भी केस बना लेते हैं, पहला केस बना लेता हूं मैं एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा कई जगह पे डेल्टा ई है, इसको डेल्टा यू भी लिखा जाता है, इंटरनल एनर्जी का सिंबल ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल्टा यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एट कांस्टेंट प्रेशर की हम बात करें, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई प्लस पी, ये P2 V2 P1 और P2 ये तो एक ही होगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, P V2 माइनस V, क्या होगा, V2 माइनस V1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई प्लस PdV, ये होगा। तो बेटा डेल्टा एच इक्वल टू होगा डेल्टा ई प्लस PdV, और PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। अब मैं एक रिलेशन पे पहुंचूंगा, उस रिलेशन से पहले आप देखना, PV इक्वल टू होता है nRT। बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन बनाऊंगा मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, उसमें जाने से पहले मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। P डेल्टा V है, टेम्परेचर अगर डिफरेंस दे रखा हो तो N डेल्टा T, ये होगा। PV इक्वल टू होता है nRT, तो PdV इक्वल टू क्या लिख सकते हो, NR डेल्टा T। ये कब कंसिडर करना है, जब टेम्परेचर डिफरेंस आपको गिवन हो। देखो आगे, तो इसके बेसिस पे हम ये लिख सकते हो, आपने यहाँ पे क्या लिखा, PdV इक्वल टू होगा NR डेल्टा T एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मान लो आप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो इसको लिखेंगे तो बेटा यही तो होगा ना, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई, ये तो है ना, डेल्टा एच इक्वल टू हो गया डेल्टा ई, और पीडीवी की जगह क्या लिखोगे, एनआर डेल्टा टी, टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा हूं, ये लिखेंगे। डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई प्लस एनआर डेल्टा टी। आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसके लिए ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 0। तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई, ये होगा। और आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो डिफरेंस इनका कितना आता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, 0। इस कंडीशन में एच एंड ई आर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर आइसोथर्मल की बात कर रहे हो तो बेटा यही बताना चाह रहा हूं मैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, किसी भी आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा, चेंज इन एंथैल्पी होगा वो 0। इट मींस फॉर एन आइडियल गैस एच और ई कांस्टेंट होते हैं, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस हो और आइडियल गैस हो, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। फिर एक केमिकल रिएक्शन के लिए भी मैं बात कर रहा हूं, इसी को मैं केमिकल रिएक्शन के लिए रिलेट करूंगा। यहां पे ध्यान में रख लेना बेटा, हम पढ़ रहे हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, टोटल स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, जिसमें क्या होगा, इंटरनल एनर्जी तो इन्वॉल्व आएगी और पीवी वर्क के कारण जो भी एनर्जी आएगी उसको भी इन्वॉल्व कर देंगे, ठीक है, नोट कर लिया। आगे देखिए,
मिटा दे। आगे देखो, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के लिए हम इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी इनमें रिलेशन बनाते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट यहां से ही क्वेश्चन पूछा जाता है फॉर ए केमिकल रिएक्शन। अभी तक जो नीट में पूछे गए, मेडिकल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, और अभी जो बताने उसी पे आए फॉर ए केमिकल रिएक्शन। हम एक केमिकल रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो बेटा केमिकल रिएक्शन के लिए हम देख रहे हैं हमारे पास में फॉर्मूला है डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा E प्लस PdV। ये हुआ टेम्परेचर डिफरेंस हो तो NR डेल्टा T लिख दिया था हमने, ठीक है। अब आगे देखिए, फॉर ए केमिकल रिएक्शन मोस्टली केमिकल रिएक्शंस आर कैरीड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉल्यूम में डिफरेंस आता है। मोस्टली केमिकल रिएक्शंस are carried at constant temperature and pressure। मोस्टली केमिकल रिएक्शंस आर कैरीड एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। मोस्टली जो केमिकल रिएक्शन है वो कहां पर होंगी? कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होंगी। सिर्फ वॉल्यूम में चेंज होता है तो इसके बेसिस पे हम ये लगा सकते हैं PV इक्वल टू होता है nRT, तो PdV इक्वल टू क्या लिखोगे? डेल्टा NgRT, ये लिखेंगे, ये लिखा। वॉल्यूम में चेंज किसके रेस्पेक्ट में चेंज मानोगे? उसके मोल के रेस्पेक्ट में। और डेल्टा Ng क्या होता है? समेशन n प्रोडक्ट माइनस समेशन n रिएक्टेंट, ओनली फॉर गैस, ओनली फॉर गैसियस स्पीसीज। केवल गैसियस स्पीसीज को क्यों लिया जाता है? क्योंकि बेटा आपको बताया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी इग्नोर्ड एज कंपेयर टू गैस, क्योंकि गैस द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं। लिख भी देता हूं यहां पे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी इग्नोर्ड एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड है, इसकी कंपैरिजन हम इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। तो बेटा आपके पास में ये रिलेशन बना डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT फॉर ए केमिकल रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा एक चीज और बता देता हूं, यहां पर मैं R लगा देता हूं। R मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, ये। तो डेल्टा RH एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, या एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर भी बोल सकते हो। एंथैल्पी होती है कांस्टेंट प्रेशर पे एनर्जी होती है, और इंटरनल एनर्जी कहां पे होती है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा RH एंथैल्पी, इसको या तो लिख देते हैं एंथैल्पी, या फिर एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर है इस पे एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर, या एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। आर मतलब क्या होता है? रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं। डेल्टा RE इसको बोल देते हैं हम इंटरनल एनर्जी, ये होता है इंटरनल एनर्जी। और बेटा इसी को नाम क्या दे सकते हो? एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहां पे लिख सकते हो एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और डेल्टा Ng क्या हो गया? समेशन ऑफ n प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ n रिएक्टेंट फॉर ए गैसियस स्पीसीज, यानी गैस के मॉल ही लेने हैं। R क्या होता है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में R की वैल्यू इन कैलोरी 2 होती है, और जूल के अंदर कितनी होगी? 8.314 होती है। साथ में बेटा आपको ये बता दें कि इन दोनों का डिफरेंस, एक कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है वहां पे आपसे पूछा जाता है, आपको डिफरेंस बताना है एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे एनर्जी डिफरेंस किसके इक्वल होगा? कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या होगा? डेल्टा H, कांस्टेंट पे वॉल्यूम पे क्या होगा? डेल्टा E। दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होता है? डेल्टा NgRT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा जब भी एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया वहां पर 99.99% इस रिलेशन पे क्वेश्चन आए, क्योंकि केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन उसी पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है।
और केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में रिलेशन होता है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। डेल्टा एन जी फिर बोल रहे हैं क्या होता है, समेशन ऑफ एन प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल। सिर्फ गैस ही क्यों लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम से रिलेट करके रिलेशन बनाता, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी इग्नोर्ड एज कंपेयर टू गैसेस स्पीसीज, दैट्स व्हाई दिस इज रिटन। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो पहला हमने पढ़ा एट कांस्टेंट प्रेशर, सेकंड पढ़ते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम, लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, मिटा दें, लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एक सेकंड, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर बात कर रहे हैं, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है, तो देखो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, ये था। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इट मीन्स वी वन इक्वल टू क्या होगा, वी टू, और इसी को मैं v मान लेता हूं। तो आपके पास में क्या बचा, डेल्टा h इक्वल टू डेल्टा ई प्लस v कॉमन ले लिया तो क्या होगा, P2 माइनस P1, या फिर ये लिख सकते हो डेल्टा h इक्वल टू होगा डेल्टा ई VdP। ये कहां पर होगा, अगर वॉल्यूम ऑफ वो कांस्टेंट है और प्रेशर वेरिएबल है। ठीक है, एक केस और बना देते हैं कि दोनों वेरिएबल, केस थर्ड, if pressure and volume both are variable, if pressure and volume both are variable, दोनों बेटा वेरिएबल, उस कंडीशन में हम क्या मानेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई प्लस पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर वेरिएबल। तो बेटा ये था एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी। फिर से मैं बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन कौन सा होता है, डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, क्योंकि मोस्टली नीट के अंदर या मेडिकल एग्जाम में इसी फॉर्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो इस पर कुछ न्यूमेरिकल और करते हैं हम, इसको नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल पोर्शन करवाते हैं। लिखेंगे, कैसा लिखिएगा बेटा, एक इंजीनियरिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं, आईआईटी के अंदर पूछा गया था 2011 में, उसकी बात कर रहे हैं। देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट पता होना चाहिए, फिर आईआईटी मेडिकल से में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। देखो, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज, क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज for the reaction, देखो ये रिएक्शन दे रखी है, ये एथेनॉल, इसका कंबशन कर रखा है, 3O2 गैस, 2CO2 प्लस 3H2O लिक्विड, at 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज, at 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1366.5 1366.5 किलो जूल पर मोल या मोल इनवर्स, ये दे रखी है। एंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा एच की वैल्यू आपको ये दे रखी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई या चेंज इन इंटरनल एनर्जी अबो रिएक्शन at constant temperature will be, या अबो टेम्परेचर 27 डिग्री टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। तो बेटा यहां पर एंथैल्पी आपको दे रखा है, चेंज इन एंथैल्पी दे रखा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। तो किस टाइप से चेंज कैलकुलेट करोगे, इसको सॉल्व करते हैं। क्या होता है, डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस
डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, आपसे क्या पूछा है, डेल्टा एच आपको गिवन है, डेल्टा ई कैलकुलेट करना है, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ये हो गया। तो बेटा यहां पर डेल्टा एच है, इसकी वैल्यू किस में दे रखी है, किलो जूल में, ये -30 ये करना माइनस है, -13366.5 किलो जूल में है। डेल्टा एन जी, बेटा डेल्टा एन जी क्या होता है, समेशन ऑफ एन प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट के गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट के गैस के मोल, प्रोडक्ट में गैस के मोल कितने 2, रिएक्टेंट में कितने 3, ये लिक्विड है ये लिक्विड है, सिर्फ गैस को देखना है, तो कितना आ गया -1, आर की वैल्यू पॉइंट जूल के अंदर दे रखी है ना, 8.314 किलो जूल में डिवाइड बाई 1000, टेम्परेचर कितना होगा 300 केल्विन, कैंसिल, -66.5, ये क्या होगा प्लस 8 3 जा 24 बाई 10, ये ऑलमोस्ट कितना होगा 2.5, तो कितना बच गया -1364 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो बेटा यहां पर इस वाले इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यहां पर आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, डेल्टा एनजीआरटी में डेल्टा एन जी में इसीलिए लगाए ताकि आपको ध्यान में रहे, सिर्फ गैस को कंसीडर करना है। तो आपको एंथैल्पी दे रखी थी, इंटरनल एनर्जी पूछी थी, रिलेशन ये होता है किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। नोट कर लीजिए और करवाते हैं, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया, नेक्स्ट लिखिए और बताते हैं इस पर एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं न्यूमेरिकल। बेटा जितने भी टाइप के आपके बन रही है नीट में पूछे गए हैं, एम्स या नीट में पूछे गए हैं या आईटी में भी जो पूछे गए हैं, उन सबको मैं यहाँ पे करवाए आपको। देखिएगा कैसे लिखे, कंसीडर द रिएक्शन, कैसे लिखेंगे, कंसीडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपकी N2 प्लस 3H2 चेंज इन 2NH3, कंसीडर द रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन कंसीडर करनी है, अमोनिया फॉर्मेशन N2 प्लस 3H2 चेंज इन 2NH3 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, वेयर डेल्टा एच एंड डेल्टा ई आर चेंज इन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी रेस्पेक्टिवली, आर चेंज इन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी रेस्पेक्टिवली फॉर दिस रिएक्शन। यहां पे बेटा डेल्टा एच और डेल्टा ई क्या है, चेंज इन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी रेस्पेक्टिवली फॉर दिस रिएक्शन, देन विच एक्सप्रेशन इज ट्रू, देन विच इज ट्रू फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए बात करें कौन सा सही होगा, डेल्टा एच इक्वल टू होगा डेल्टा ई या डेल्टा एच ग्रेटर देन डेल्टा ई, थर्ड डेल्टा एच और डेल्टा ई में डेल्टा ई ग्रेटर देन डेल्टा एच, फोर्थ कांट से एनीथिंग, कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई भी हो सकता है, कांट से एनीथिंग। बताइए बेटा कौन सा होगा, ये भी मेडिकल में पूछा हो गया सन। तो यहां पर बेटा इस रिएक्शन के लिए बात करें, कोई भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच और डेल्टा ई आई तो एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला आपके पास में है, कौन सा, डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, एंड वी नो दैट डेल्टा एन जी इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एन प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में गैस के मोल कितने 2 और रिएक्टेंट में कितने 4, तो कितना होगा -2, देन डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा डेल्टा ई -2 आर टी,
और बेटा इसकी वैल्यू तो 1 से ज्यादा होगी। इसका मतलब डेल्टा एच और डेल्टा ई बराबर कब होंगे, जब डेल्टा ई से ये वाली टर्म माइनस करोगे तब बराबर होंगे। इट मींस डेल्टा ई इज ग्रेटर देन डेल्टा एच। तो इस वाली कंडीशन के लिए इंटरनल एनर्जी इज ग्रेटर देन एंथैल्पी। कौन सा होगा, थर्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, नोट कर लीजिए। चलो एक और लिखिएगा, लिख लिया, देखो आगे। लिखेंगे कैलकुलेट द डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू। डेल्टा एच होता है एंथैल्पी और यू होता है इंटरनल एनर्जी है। यू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ई से भी कर सकते हो। कैलकुलेट द डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू फॉर द फॉर्मेशन ऑफ या ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड from its elements at 298 केल्विन। आपको क्या पूछा है, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, उसका डिफरेंस पूछा है। किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किससे बनेगा, कार्बन ये तो होता है सॉलिड, ऑक्सीजन क्या होता है, गैस। क्या बन गया, CO गैस। फॉर्मेशन बेटा 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन करना होता है उसके एलिमेंट से। ठीक है, तो यहां पर देखो क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई प्लस डेल्टा NgRT। तो इसको बेटा आप डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इंटरनल एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू E एंड H, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा NgRT। दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा, डेल्टा NgRT के इक्वल होगा। तो बेटा आपको डेल्टा NgRT कैलकुलेट करना है। डेल्टा Ng होता है समेशन ऑफ एन प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एन रिएक्टेंट। ठीक है, प्रोडक्ट में कितने, 1 गैस, यहाँ पे हाफ, तो कितना बच गया, हाफ। तो डेल्टा S माइनस डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा, हाफ RT। या वैल्यू रखना चाहो तो कितना होगा, 1/2। आर की वैल्यू कितनी होती है, 8.314 जूल के अंदर बात कर रहे हैं। ये कितना होगा, 298। सॉल्व कर लो इसको, ऑलमोस्ट 4 होगा, देख लेना 1200 के आसपास आएगी इसके अंदर, जूल में। वो बेटा कैलोरी में भी पूछा जा सकता है, बस कंसेप्ट पता। हेलो बच्चों, हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स, और थर्मोडायनेमिक्स के अंदर हमने पढ़ा था वर्क, और वर्क है इसके लिए 4 केस बना के पढ़े थे। तो नेक्स्ट थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी होती है अपनी इंटरनल एनर्जी। अब देखो इंटरनल एनर्जी क्या है, नाम से ही क्लियर हो रहा है, कोई भी सिस्टम है उसमें जो भी मैटर है आपका, मैटर में स्टोर्ड एनर्जी का नाम क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी होता है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है और स्टेट फंक्शन होता है। ठीक है, और जो भी मैटर है उसके अंदर जो स्टोर्ड इंटरनल एनर्जी है वो बहुत सारी एनर्जी है, उनका सम होता है। यानी आप ये भी कह सकते हो इंटरनल एनर्जी उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू है, इसको नहीं कैलकुलेट किया जा सकता, इसलिए हम जनरली इंटरनल एनर्जी इसके लिए डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। क्लियर हुआ, लिखेंगे इंटरनल एनर्जी इज, या इंटरनल एनर्जी क्या होगी, लिखेंगे इंटरनल या एनर्जी स्टोर्ड इन मैटर ऑफ ए सिस्टम। लिखेंगे एनर्जी stored in matter of a system। एनर्जी स्टोर्ड इन मैटर ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम है उसके मैटर में स्टोर्ड एनर्जी, उसका नाम क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी होता है, ये क्या होती है, एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इट इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी अमाउंट डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। साथ में ये क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है, जिसके बारे में हमने पढ़ा भी था, स्टेट फंक्शन। और बेटा इंटरनल एनर्जी है वो मैनी एनर्जीज का कंट्रीब्यूशन होता है।
जिसमें बाइंडिंग एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, वाइब्रेशनल एनर्जी हो सकती है, और रोटेशनल एनर्जी हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशनल एनर्जी हो सकती है, बहुत सारी एनर्जी इनका सम होती है। तो लिखेंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इन इंटरनल एनर्जी, कंट्रीब्यूशन ऑफ मैनी एनर्जीज, बहुत सारी एनर्जी इनका कंट्रीब्यूशन होता है। देखो इंटरनल एनर्जी में क्या होगा, वाइब्रेशनल एनर्जी ई वाइब्रेशनल, रोटेशनल के कारण हो सकती है, ट्रांसफॉर्मेशनल हो सकती है, या बाइंडिंग एनर्जी हो सकती है, न्यूक्लियर एनर्जी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी हो सकती है, बहुत सारी एनर्जी हो सकती है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ये होगा। ठीक है, दिखाई दे रहा लास्ट में, यानी बहुत सारी एनर्जी इनका सबका सम होती है। ठीक है, आगे देखो, फिर आपको ये बताया इंटरनल एनर्जी में बहुत सारी एनर्जी का सम होता है, इसलिए इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, इसलिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, इसका डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, लिखेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी cannot be determined, that's why difference is considered, इसलिए डिफरेंस है उसको कंसिडर करते हैं। और डिफरेंस में क्या होगा, डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा, E2 माइनस E1, ये होगा। और वही सेम चीज है यहां पर, अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव वैल्यू आ रही है तब तो प्रोसेस कौन सी होगी, एंडोथर्मिक, और इसकी नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो प्रोसेस कौन सी होगी, एक्सोथर्मिक। ठीक है, तो बेटा आपको ये बताया कि इंटरनल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन मैटर ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम है उसमें जो भी स्टोर्ड मैटर है उसमें जो स्टोर्ड एनर्जी है वो होती है इंटरनल एनर्जी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, स्टेट फंक्शन होता है, ये मेनी एनर्जीज का कंट्रीब्यूशन होती है, जैसे वाइब्रेशनल, रोटेशनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, बाइंडिंग, न्यूक्लियर, इलेक्ट्रॉनिक एक्सेट्रा, जो किसके बराबर होती है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती क्योंकि बहुत सारी एनर्जी है। ठीक है, इसलिए इसका डिफरेंस कंसीडर करते हैं, डिफरेंस में वैल्यू अगर पॉजिटिव आती है तो एंडोथर्मिक और नेगेटिव आती है तो एक्सोथर्मिक। नोट कर लीजिए, साथ में ही बता देते हैं इंटरनल एनर्जी है डिपेंड्स ऑन फिजिकल एंड केमिकल स्टेट, टेम्परेचर एंड प्रेशर या अमाउंट ऑफ मैटर, इन सब पे डिपेंड करती है। ठीक है, रियल गैस के लिए, अगर आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। किस टाइप से डिपेंड करती है बताएंगे, नोट कर लिया, लिखेंगे। देखो इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फिजिकल स्टेट, केमिकल स्टेट, टेम्परेचर, प्रेशर एंड अमाउंट ऑफ मैटर, इन सब पे डिपेंड करती है। लिखेंगे इंटरनल एनर्जी डिपेंड्स ऑन फिजिकल एंड केमिकल स्टेट, कॉमा टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर, प्रेशर, अमाउंट ऑफ मैटर, लेकिन किसके लिए, फॉर रियल गैस के लिए। बेटा रियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी है वो सभी पे डिपेंड करेगी, फिजिकल स्टेट क्या है उसकी, केमिकल स्टेट क्या है, अमाउंट ऑफ मैटर कितना है, प्रेशर, टेम्परेचर, सब पे डिपेंड करती है। लेकिन अगर आइडियल गैस के लिए बात करें तो आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। फॉर आइडियल गैस internal energy only depends on temperature, internal energy only depends on temperature,
इंटरनल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और बेटा टेम्परेचर पे डिपेंडेंस होती है, E इक्वल टू होता है 3/2 RT फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल आइडियल गैस। 1 मोल आइडियल गैस के लिए बात करें तो E इक्वल टू क्या होगा? 3/2 RT, यानी सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है? टेम्परेचर पे। ये लिख सकते हैं, एक से ज्यादा मोल हो तो 3/2 nRT लिख दो, ठीक है। ये मोलर के लिए बात करें, 1 मोल के लिए तो 3/2 RT। या फिर ये लिख सकते हो डेल्टा E अपॉन डेल P, कांस्टेंट प्रेशर पे, सॉरी कांस्टेंट टेम्परेचर पे E और P में बात करें तो ये वाली वैल्यू कांस्टेंट टेम्परेचर पे वैल्यू कितनी आएगी? 0 फॉर आइडियल गैस के लिए। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये वाला कांस्टेंट हो गया तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? 0। ये लिख सकते हो वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में डेल्टा E अपॉन डेल्टा V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये भी कितना होगा? 0, लेकिन ओनली फॉर आइडियल गैस, ओनली फॉर आइडियल गैस। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए आएगा? आइडियल गैस के लिए, ठीक है। साथ में बेटा एक बात और बता देते हैं आपको कि यहां पर इस वाली कंडीशन में अगर हम बात करें कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है, टेम्परेचर की वैल्यू कांस्टेंट है, तो वहां पर डेल्टा E की वैल्यू कितनी होगी? 0 फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर बात करें आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए तो डेल्टा E है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0। इसका मतलब इंटरनल एनर्जी क्या होती है? कांस्टेंट। इंटरनल एनर्जी विल बी कांस्टेंट फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिए। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, ये था इंटरनल एनर्जी। इसके बाद भी हम पढ़ेंगे एंथैल्पी। इंटरनल एनर्जी क्या होती है? कोई भी आपने एक सिस्टम लिया, मान लो कि ये रूम में एक सिस्टम है, इसमें जो भी गैस भर रही है, इसमें स्टोर्ड एनर्जी का नाम क्या होगा? इंटरनल एनर्जी, ठीक है। अगर वो यहां पर देखेंगे ये गैस कौन सी रियल गैस है, तो किस पे डिपेंड करेगी? क्या इसकी स्टेट है, कितनी अमाउंट है, इन सब पे डिपेंड करेगी। लेकिन अगर आइडियल गैस लिया जाता है, ओनली डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। और आइसोथर्मल प्रोसेस है तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, वहां पर चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0। इट मींस आपकी इंटरनल एनर्जी होगी वो कांस्टेंट होगी। इसके बाद में हमें पढ़ना है एंथैल्पी, ठीक है। एंथैल्पी में क्या होता है? पूरे सिस्टम है उसकी एनर्जी है, उसको बोल देते हैं एंथैल्पी। मैटर में स्टोर्ड एनर्जी क्या होगी? इंटरनल एनर्जी। और होल एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ सिस्टम, उसको बोल देते हैं एंथैल्पी। टोटल एनर्जी कैसे होगा? इंटरनल एनर्जी तो ही, उसके साथ में जो भी आपने वर्क किया, पीवी वर्क आप कर रहे हो, तो उसके कारण भी जो एनर्जी आएगी उसको भी ऐड कर दोगे। नोट कीजिएगा इसको। तो थर्ड पॉइंट लिखेंगे हम एंथैल्पी, इसी का नाम होता है हीट कंटेंट, जिसको हम कैपिटल H से रिप्रेजेंट करते हैं, एंथैल्पी। नेक्स्ट हेडिंग है हमारा, थर्ड पॉइंट लिखेंगे एंथैल्पी या हीट कंटेंट। एंथैल्पी या फिर इसी को हम बोल देते हैं हीट कंटेंट, कैपिटल H से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। अब देखो हीट कंटेंट क्या होता है, एंथैल्पी क्या होता है? टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन ए सिस्टम, उसका नाम होगा एंथैल्पी। मैटर में स्टोर्ड एनर्जी कौन सी होगी? इंटरनल एनर्जी। एंड टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन ए सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी। लिखेंगे टोटल स्टोर्ड एनर्जी, टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन ए सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी और हीट कंटेंट। तो बेटा एंथैल्पी हीट कंटेंट क्या होगा? टोटल स्टोर्ड एनर्जी इन ए सिस्टम इज नोन एज एंथैल्पी और हीट कंटेंट। तो टोटल एंथैल्पी, टोटल एनर्जी किसके इक्वल होगा? H किसके इक्वल होगा? इंटरनल एनर्जी तो उस मैटर में रहेगी, साथ में जो भी कोई पीवी वर्क होगा उसके इक्वल, उसका सम होगा, ये होगा। तो बेटा टोटल सिस्टम में उसकी एनर्जी किसकी इक्वल होगी? उसकी इंटरनल एनर्जी। और पीवी वर्क के कारण जो भी एनर्जी आती है, इन दोनों का सम होगा तो टोटल एनर्जी होगी। अब देखो यहाँ पर, तो यहां से बेटा मैं ये लिख सकता हूं H2 माइनस H1। डिफरेंस देखोगे तो H2 माइनस H1, क्योंकि एब्सोल्यूट वैल्यू तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं? डिफरेंस। H2 माइनस H1 इक्वल टू क्या लिखोगे? E2 माइनस E1 प्लस ये क्या होगा? P2 V2 माइनस P1 V1, ये डिफरेंस होगा। H2 माइनस H1 क्या लिख सकते हो आप? डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा E प्लस P2 V2 माइनस P1 V1।
ये लिख दिया, ठीक है। अब यहां पे अप्लाई करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर। अब यहां पे भी केस बना लेते हैं, पहला केस बना लेता हूं मैं एट कांस्टेंट प्रेशर। बेटा कई जगह पे डेल्टा ई है, इसको डेल्टा यू भी लिखा जाता है। इंटरनल एनर्जी का सिंबल ई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, डेल्टा यू से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। एट कांस्टेंट प्रेशर की हम बात करें, प्रेशर आपका कांस्टेंट है, तो डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ई प्लस पी, ये P2 V2 P1 और P2 ये तो एक ही हो गया ना, तो यहाँ पे क्या होगा P V2 माइनस V, क्या होगा V2 माइनस V1। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा E प्लस PdV, ये होगा। तो बेटा डेल्टा H इक्वल टू होगा डेल्टा E प्लस PdV, और PV इक्वल टू क्या होता है, nRT। अब मैं एक रिलेशन पे पहुंचूंगा, उस रिलेशन से पहले आप देखना PV इक्वल टू होता है nRT। बहुत इंपॉर्टेंट एक रिलेशन बनाऊंगा मैं किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, उसमें जाने से पहले मैं थोड़ा सा और बता देता हूँ। P डेल्टा V है, टेम्परेचर अगर डिफरेंस दे रखा हो तो N डेल्टा T, ये होगा। PV इक्वल टू होता है nRT, तो PdV इक्वल टू क्या लिख सकते हो, NR डेल्टा T। ये कब कंसीडर करना है, जब टेम्परेचर डिफरेंस आपको गिवन हो। देखो आगे, तो इसके बेसिस पे हम ये लिख सकते हो, आपने यहाँ पे क्या लिखा, PdV इक्वल टू होगा NR डेल्टा T एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर मान लो आप फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो इसको लिखेंगे तो बेटा यही तो होगा ना, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E, ये तो है ना, डेल्टा H इक्वल टू हो गया डेल्टा E, और PdV की जगह क्या लिखोगे, NR डेल्टा T, टेम्परेचर डिफरेंस दे रखा हूं, ये लिखेंगे। डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा E प्लस NR डेल्टा T। आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस है तो उसके लिए ये वाली वैल्यू कितनी होगी, 0। तो डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा E, ये होगा। और आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो डिफरेंस इनका कितना आता है, आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा, 0। इस कंडीशन में H एंड E आर कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर आइसोथर्मल की बात कर रहे हो तो बेटा यही बताना चाह रहा हूं मैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, किसी भी आइडियल गैस के लिए बात कर रहे हैं तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी 0 होगा, चेंज इन एंथैल्पी होगा वो भी 0। इट मींस फॉर एन आइडियल गैस H और E कांस्टेंट होते हैं, किसके लिए, आइसोथर्मल प्रोसेस हो और आइडियल गैस हो, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। फिर एक केमिकल रिएक्शन के लिए भी मैं बात कर रहा हूं, इसी को मैं केमिकल रिएक्शन के लिए रिलेट करूंगा। यहां पे ध्यान में रख लेना बेटा, हम पढ़ रहे हैं एंथैल्पी। एंथैल्पी क्या होती है, टोटल स्टोर्ड एनर्जी ऑफ ए सिस्टम, जिसमें क्या होगा, इंटरनल एनर्जी तो इन्वॉल्व आएगी और पीवी वर्क के कारण जो भी एनर्जी आएगी उसको भी इन्वॉल्व कर देंगे, ठीक है। नोट कर लिया, आगे देखिए बेटा दे। आगे देखो, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन के लिए हम इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी इनमें रिलेशन बनाते हैं, और वेरी इंपॉर्टेंट यहां से ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉर ए केमिकल रिएक्शन, अभी तक जो नीट में पूछे गए, मेडिकल एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के रिलेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए, और अभी जो बताने उसी पे आए। फॉर ए केमिकल रिएक्शन, हम एक केमिकल रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं, तो बेटा केमिकल रिएक्शन के लिए हम देख रहे हैं हमारे पास में फॉर्मूला है डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा E प्लस PdV, ये हुआ। टेम्परेचर डिफरेंस हो तो NR डेल्टा T लिख दिया था हमने, ठीक है। अब आगे देखिए, फॉर ए केमिकल रिएक्शन, मोस्टली केमिकल रिएक्शंस आर कैरीड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। वॉल्यूम में डिफरेंस आता है। मोस्टली केमिकल रिएक्शंस, मोस्टली केमिकल रिएक्शंस आर कैरीड एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मोस्टली केमिकल रिएक्शंस आर कैरीड एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। मोस्टली जो केमिकल रिएक्शन है वो कहां पर होंगी, कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे होंगी। सिर्फ वॉल्यूम में चेंज होता है तो इसके बेसिस पे हम ये लगा सकते हैं PV इक्वल टू होता है nRT, तो PdV
PdV इक्वल टू क्या लिखोगे, डेल्टा NG/RT, ये लिखेंगे, ये लिखा। वॉल्यूम में चेंज किसके रेस्पेक्ट में चेंज मान लोगे, उसके मोल के रेस्पेक्ट में। और डेल्टा NG क्या होता है, समेशन N प्रोडक्ट माइनस समेशन N रिएक्टेंट, ओनली फॉर गैस, ओनली फॉर गैसियस स्पीसीज। केवल गैसियस स्पीसीज को क्यों लिया जाता है, क्योंकि बेटा आपको बताया वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी इग्नोर्ड एज कंपेयर टू गैस, क्योंकि गैस द्वारा ऑक्यूपाइड वॉल्यूम सॉलिड और लिक्विड की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको इग्नोर कर देते हैं। लिख भी देता हूं यहां पे, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी इग्नोर्ड एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड और लिक्विड है, इसकी कंपैरिजन हम इसको इग्नोर कर दें, ठीक है। तो बेटा आपके पास में ये रिलेशन बना डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा H, डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT फॉर ए केमिकल रिएक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बेटा एक चीज और बता देता हूं, यहां पर मैं R लगा देता हूं, R मतलब होता है केमिकल रिएक्शन, ये। तो डेल्टा RH एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन या एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर भी बोल सकते हो। एंथैल्पी होती है कांस्टेंट प्रेशर पे एनर्जी होती है, और इंटरनल एनर्जी कहां पे होती है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बेटा मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, डेल्टा RH एंथैल्पी, इसको या तो लिख देते हैं एंथैल्पी या फिर एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर है इस पे एनर्जी, एनर्जी एट कांस्टेंट प्रेशर या एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन। आर मतलब क्या होता है, रिएक्शन के लिए बात कर रहे हैं। डेल्टा RE इसको बोल देते हैं हम इंटरनल एनर्जी, ये होता है इंटरनल एनर्जी। और बेटा इसी को नाम क्या दे सकते हो, एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पे लिख सकते हो एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और डेल्टा NG क्या हो गया, समेशन ऑफ N प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ N रिएक्टेंट फॉर ए गैसियस स्पीसीज, यानी गैस के मॉल ही लेने हैं। R क्या होता है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, एंड यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में R की वैल्यू इन कैलोरी 2 होती है और जूल के अंदर कितनी होगी, 8.314 होती है। साथ में बेटा आपको ये बता दें कि इन दोनों का डिफरेंस, एक कोई भी एक केमिकल रिएक्शन है वहां पे आपसे पूछा जाता है, आपको डिफरेंस बताना है एट कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट वॉल्यूम पे एनर्जी डिफरेंस किसके इक्वल होगा। कांस्टेंट प्रेशर पे तो क्या होगा, डेल्टा H, कांस्टेंट पे वॉल्यूम पे क्या होगा, डेल्टा E। दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होता है, डेल्टा NG/RT। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा जब भी एंथैल्पी या इंटरनल एनर्जी से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया वहां पर 99.99% इस रिलेशन पे क्वेश्चन आए, क्योंकि केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन उसी पे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और केमिकल रिएक्शन में एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में रिलेशन होता है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। डेल्टा NG फिर बोल रहे हैं क्या होता है, समेशन ऑफ N प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ N रिएक्टेंट, प्रोडक्ट में गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट में गैस के मोल। सिर्फ गैस ही क्यों लेते हैं, क्योंकि वॉल्यूम से रिलेट करके रिलेशन बनाता, और वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड कैन बी इग्नोर्ड एज कंपेयर टू गैसेस स्पीसीज, दैट्स व्हाई दिस इज रिटन। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो पहला हमने पढ़ा एट कांस्टेंट प्रेशर, सेकंड पढ़ते हैं हम कांस्टेंट वॉल्यूम, लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो। मिटा दें, लिखेंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये सेकंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम के ऊपर बात कर रहे हैं, वॉल्यूम आपका कांस्टेंट है। तो देखो फॉर्मूला क्या था, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P2V2 माइनस P1V1, ये था। वॉल्यूम कांस्टेंट है, इट मीन्स V1 इक्वल टू क्या होगा, V2, और इसी को मैं V मान लेता हूं। तो आपके पास में क्या बचा, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस V कॉमन ले लिया तो क्या होगा, P2 माइनस P1।
या फिर ये लिख सकते हो डेल्टा एच इक्वल टू होगा डेल्टा ई वी डी पी। ये कहां पर होगा? अगर वॉल्यूम ऑफ वो कांस्टेंट है और प्रेशर वेरिएबल है। ठीक है, एक केस और बना देते हैं कि दोनों वेरिएबल। केस थर्ड, इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर वेरिएबल, इफ प्रेशर एंड वॉल्यूम both are variable, दोनों बेटा वेरिएबल है, उस कंडीशन में हम क्या मानेंगे? डेल्टा एच इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा ई प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, पूरा फॉर्मूला आ जाएगा। प्रेशर एंड वॉल्यूम बोथ आर वेरिएबल। तो बेटा ये था एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी। फिर से मैं बोल रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन कौन सा होता है? डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, क्योंकि मोस्टली नीट के अंदर या मेडिकल एग्जाम में इसी फॉर्मूले पे बेस्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो इस पे कुछ न्यूमेरिकल और करते हैं हम, इसको नोट कर लीजिए, न्यूमेरिकल पोर्शन करवाते हैं। लिखेंगे, कैसा लिखिएगा बेटा? एक इंजीनियरिंग में पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं, आईआईटी के अंदर पूछा गया था 2011 में, उसकी बात कर रहे हैं। देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट पता होना चाहिए, फिर आईआईटी मेडिकल से में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। देखो, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज, क्वेश्चन था द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज, द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, देखो ये रिएक्शन दे रखी है, ये एथेनॉल, इसका कंबशन कर रखा है 3O2 गैस 2CO2 प्लस 3H2O लिक्विड। एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज, एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1366.5 1366.5 किलो जूल पर मोल या मोल इनवर्स, ये दे रखी है। एंथैल्पी चेंज यानी डेल्टा एच की वैल्यू आपको ये दे रखी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा ई या चेंज इन इंटरनल एनर्जी अबो रिएक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर विल बी, या अबो टेम्परेचर 27 डिग्री टेम्परेचर पे बात कर रहे हैं। तो बेटा यहां पर एंथैल्पी आपको दे रखा है, चेंज इन एंथैल्पी दे रखा है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपको कैलकुलेट करना है। तो किस टाइप से चेंज कैलकुलेट करोगे, इसको सॉल्व करते हैं। क्या होता है? डेल्टा एच इक्वल टू होता है डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। ठीक है, आपसे क्या पूछा है? डेल्टा एच आपको गिवन है, डेल्टा ई कैलकुलेट करना है, देन चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा एच माइनस डेल्टा एन जी आर टी, ये हो गया। तो बेटा यहां पर डेल्टा एच है, इसकी वैल्यू किस में दे रखी है? किलो जूल में। ये माइनस 30, ये करना माइनस है, माइनस 13366.5 किलो जूल में। डेल्टा एन जी, बेटा डेल्टा एन जी क्या होता है? समेशन ऑफ एन प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट के गैस के मोल माइनस रिएक्टेंट के गैस के मोल। प्रोडक्ट में गैस के मोल कितने? 2, रिएक्टेंट में कितने? 3। ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, सिर्फ गैस को देखना है। तो कितना आ गया? -1। आर की वैल्यू पॉइंट जूल के अंदर दे रखी है ना, 8.314 किलो जूल में डिवाइड बाई 1000। टेम्परेचर कितना होगा? 300 केल्विन। कैंसिल, -66.5, ये क्या होगा? प्लस 8 3 जा 24 बाई 10, ये ऑलमोस्ट कितना होगा? 2.5। तो कितना बच गया? -1364 किलो जूल पर मोल। ठीक है, तो बेटा यहां पर इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पर आपको सिर्फ ये ध्यान में रखना है, डेल्टा एनजीआरटी में डेल्टा एन जी में इसीलिए लगाए ताकि आपको ध्यान में रहे, सिर्फ गैस को कंसीडर करना है। तो आपको एंथैल्पी दे रखी थी, इंटरनल एनर्जी पूछी थी, रिलेशन ये होता है किसी भी रिएक्शन के लिए डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन आर टी। नोट कर लीजिए और करवाते हैं।
नोट कर लीजिए इसको। नोट कर लिया, नेक्स्ट लिखिए और बताते हैं इस पे एक दो क्वेश्चन और करवा देते हैं न्यूमेरिकल। बेटा जितने भी टाइप के आपके बन रही है नीट में पूछे गए हैं, एम्स या नीट में पूछे गए हैं या आईटी में भी जो पूछे गए हैं उन सबको मैं यहाँ पे करवाए आपको। देखिएगा क्वेश्चन लिखिए, कंसीडर द रिएक्शन, क्वेश्चन लिखेंगे कंसीडर द रिएक्शन, ये रिएक्शन आपकी N2 प्लस 3H2 चेंज इन 2NH3। कंसीडर द रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन कंसीडर करनी है, अमोनिया फॉर्मेशन N2 प्लस 3H2 चेंज इन 2NH3 एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, वेयर डेल्टा H एंड डेल्टा E आर चेंज इन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी रेस्पेक्टिवली, आर चेंज इन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी रेस्पेक्टिवली फॉर दिस रिएक्शन। यहां पे बेटा डेल्टा H और डेल्टा E क्या है, चेंज इन एंथैल्पी एंड इंटरनल एनर्जी रेस्पेक्टिवली फॉर दिस रिएक्शन, देन विच एक्सप्रेशन इज ट्रू, देन विच इज ट्रू फॉर दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए बात करें कौन सा सही होगा, डेल्टा H इक्वल टू होगा डेल्टा E या डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा E, थर्ड डेल्टा H और डेल्टा E में डेल्टा E ग्रेटर देन डेल्टा H, फोर्थ कांट से एनीथिंग, कुछ नहीं कहा जा सकता, कोई भी हो सकता है, कांट से एनीथिंग। बताइए बेटा कौन सा होगा, ये भी मेडिकल में पूछा हो गया सन। तो यहाँ पर बेटा इस रिएक्शन के लिए बात करें, कोई भी रिएक्शन के लिए डेल्टा H और डेल्टा E आई तो एक ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला आपके पास में है, कौन सा, डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT। तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है, डेल्टा H इक्वल टू होता है डेल्टा E प्लस डेल्टा NG/RT एंड वी नो दैट डेल्टा NG इक्वल टू होता है समेशन ऑफ एन प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एन रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में गैस के मोल कितने हैं 2 और रिएक्टेंट में कितने 4, तो कितना होगा -2। देन डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा डेल्टा E माइनस 2RT, और बेटा इसकी वैल्यू तो 1 से ज्यादा होगी, इसका मतलब डेल्टा H और डेल्टा E बराबर कब होंगे, जब डेल्टा E से ये वाली टर्म माइनस करोगे तब बराबर होंगे। इट मींस डेल्टा E इज ग्रेटर देन डेल्टा H। तो इस वाली कंडीशन के लिए इंटरनल एनर्जी इज ग्रेटर देन एंथैल्पी, कौन सा होगा थर्ड। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलो एक क्वेश्चन और करवा देता हूं, नोट कर लिए इसको। चलो एक और लिखिएगा, लिख लिया, देखो आगे। लिखेंगे कैलकुलेट द डेल्टा H माइनस डेल्टा U, इसको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द डेल्टा H माइनस डेल्टा U। डेल्टा H होता है एंथैल्पी और U होता है इंटरनल एनर्जी है, U से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, E से भी कर सकते हो। कैलकुलेट द डेल्टा H माइनस डेल्टा U फॉर द फॉर्मेशन ऑफ या ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड from its elements at 298 केल्विन। आपको क्या पूछा है, एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी, उसका डिफरेंस पूछा है किसके लिए, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फ्रॉम इट्स एलिमेंट। तो कार्बन मोनोऑक्साइड किससे बनेगा, कार्बन ये तो होता है सॉलिड,
ऑक्सीजन क्या होता है? गैस। क्या बन गया? CO गैस। फॉर्मेशन बेटा 1 मोल कंपाउंड का फॉर्मेशन करना होता है उसके एलिमेंट से, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या होगा इस रिएक्शन के लिए, डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT। तो इसको बेटा आप डेल्टा U भी लिख सकते हैं, एक ही बात है। इंटरनल एनर्जी कैन बी रिप्रेजेंटेड थ्रू E एंड H, किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। देन डेल्टा H माइनस डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा NgRT। दोनों का डिफरेंस किसके इक्वल होगा? डेल्टा NgRT के इक्वल होगा। तो बेटा आपको डेल्टा NgRT कैलकुलेट करना है। डेल्टा Ng होता है समेशन ऑफ एन प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ एन रिएक्टेंट, ठीक है। प्रोडक्ट में कितने? 1 गैस, यहाँ पे हाफ, तो कितना बच गया? हाफ। तो डेल्टा S माइनस डेल्टा U इक्वल टू क्या होगा? हाफ RT। या वैल्यू रखना चाहो तो कितना होगा? 1/2। R की वैल्यू कितनी होती है? 8.314 जूल के अंदर बात कर रहे हैं। ये कितना होगा? 298। सॉल्व कर लो इसको, ऑलमोस्ट 4 होगा, देख लेना 1200 के आसपास आएगी इसके अंदर जूल में। वो बेटा कैलोरी में भी पूछा जा सकता है, बस कंसेप्ट